इस दुनिया की सबसे बड़ी जंगल है अमेज़न और इसी अमेज़न जंगल में छुपी हुई है बहुत सारी रहस्य और इसी जंगल के बीच छुपी हुई है एक सोने की शहर। ये शहर इतना खूबसूरत है कि कोई एक बार जाए तो वापस नहीं आना चाहते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत में है। और कर्नल पर्सी फोसेट इस शहर की खोजने की तलाश में लगे हुए थे और अंत में उसे जो मिला वो सच में हैरान करने वाली बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SPD 1M। मूवी की शुरुआत में हम मेजर फोसेट को देखते हैं। आयरलैंड की एक आर्मी कैंप में हिरन शिकार करने का एक कंपटीशन चल रहा था। फोसेट की बीवी मीना उसके बेटे जैक को लेकर वहीं पर मौजूद थी अपनी पति को बधाई देने के लिए। थोड़ी देर बाद कंपटीशन चालू हो जाता है और फोसेट बाकी सबको हराकर इस प्रतियोगिता में विजय लाभ करता है और इस जीत के लिए फोसेट को सब ने कांग्रेचुलेट करती है और जैक भी बहुत खुश होती है। और उसी दिन शाम को फोसेट और मीना को एक रॉयल पार्टी की तरफ से आमंत्रण आती है। फोसेट अपना बहादुरी का प्रमाण काफी टाइम से देते आ रही है, लेकिन उस काबिलियत के लिए फोसेट को अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। इसी उम्मीद के साथ फोसेट पार्टी में जाती है। पार्टी में आने के बाद फोसेट और नीना बाकियों की तरह बॉल रूम में डांस करने शुरू कर देती है और फोसेट की जीत के लिए एक बड़े पद कर्मचारी फोसेट को नाइट की डिनर में इनवाइट करना चाहती है, लेकिन उसकी एक साथी मना कर देती है क्योंकि फोसेट उनकी बराबर का नहीं था और फोसेट के पिताजी कुछ ऐसे काम किए थे जो फोसेट की फैमिली के लिए अच्छा नहीं था। फोसेट बार बार अपना काबिलियत का प्रमाण देते गए, लेकिन फिर भी उसे सही सम्मान नहीं मिला और आज भी उसे सम्मान नहीं मिला। और देखते देखते ऐसे ही एक साल बीत जाता है और अचानक एक दिन लंदन की जियोग्राफिकल सोसाइटी से एक सूचना मिलती है फोसेट को और फोसेट इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती है। साउथ अफ्रीका की बोल्विया की मैप अभी भी अधूरी थी और इसी जिला में रबर उगने के साथ साथ उसकी कीमत भी दुगनी हो गई थी और इसी वजह से ब्राजील और बोल्विया के बीच में युद्ध लगने की संभावना थी और इस दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाने के लिए फोसेट को बुलाया जाता है। जियोग्राफिकल सोसाइटी की चेयरमैन फोसेट को सारी काम का जानकारी देती है और फोसेट अपने देश वापस परिवार से मिलने के लिए चला आता है क्योंकि नीना दोबारा मां बनने जा रही थी। इधर जैक भी बहुत छोटी है, लेकिन फोसेट को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए एक महीने के अंदर अपनी नई काम के लिए रवाना होती है। अप्रैल की महीना चल रही थी। जहाज के अंदर फोसेट के साथ पहली बार मुलाकात होती है कोस्टिन की। असल में कोस्टिन आई है फोसेट की इस यात्रा में फोसेट को साथ देने के लिए। कितनी दिन रात जंगल पहाड़ गुजरने के बाद वो लोग जगह पहुंचती है पूर्व बोल्विया की सीमांत में, जो मैप में ठीक से है भी नहीं। इस घना जंगल में इनको जहरीले सांप, मधुमक्खी, बिच्छू इन चीजों से गुजरना पड़ रही थी कि तभी जंगल के अंदर से इनको ओपेरा संगीत की धुन सुनाई देती है। इस संगीत के पीछे करते हुए ये लोग जगह पहुंचती है अपनी पहली मंजिल फेजेंडा जैकोबिनाए। वहाँ पर जापानी सरकार की एक पोस्टमैन इनकी स्वागत करती है। वहाँ पर पहुँच के फोसेट को पता चलती है कि उनकी सरकार उनके लिए एक चिट्ठी भेजी है फोसेट को अपनी काम रोकने के लिए, क्योंकि आगे का रास्ता और भी कठिन और खतरों से भरे हुए है। लेकिन फोसेट इस आदेश को इनकार करती है और अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। फोसेट को आगे की रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए वहाँ की एक रबर व्यापारी के पास से फोसेट एक इंडियन कृतदास, 2 सैनिक और कुछ जरूरतमंद सामान लेके आगे की मंजिल के लिए निकल पड़ती है। अगले 2 साल के लिए ये नदी ही उनके लिए अपनी घर हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है और आज नदी में जाल फेंकी जा रही है और पास में ही कुछ लोग बातें कर रही थी कोई एक एल्डोराडो के बारे में। ये एक ऐसी शहर है जो सोने से बने हुई है कि तभी वो लोग सामने देखती है कि नाव में से कोई एक आ रहा था। उसको देखने में तो जर्मनी लग रहा था, लेकिन वो जिंदा है कि मर गए हैं वो देख के कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। सभी लोग जब उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दे रहे थे तभी एक तीर आके फोसेट के एक सैनिक की शरीर में लग जाती है और वो पानी में गिर जाती है। उसको बचाने के लिए फोसेट भी पानी में छलांग लगाती है। फिर अचानक वहाँ पर चारों तरफ से तीर की बारिश हो रही थी। फिर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से आगे निकल जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से फोसेट उस घायल सैनिक को बचा नहीं पाता है और ये सफर ऐसे ही चल पड़ती है। फोसेट इंडियन कृतदास को पूछती है कि ये नदी खत्म होने में और कितने दिन लगेंगे, तो वो लोग एक एक करके सारी बात बताती है। वो बताती है कि अभी भी 2 हफ्ते लगेंगे इस नदी को पार करने के लिए और वो ये भी बताती है कि कभी यहाँ पर बहुत सारे लोग रह करते थे। सुना था कि यहाँ पर एक सोने से बनी हुई शहर हुआ करती थी जिसकी खबर
अंग्रेजों को अभी तक नहीं मिली। मैं यहाँ पर खुश हूँ, लेकिन अंग्रेजों की यहाँ से वापस जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। फॉसेट कोई जवाब नहीं देता है। वो चुपचाप इस कृतदास की बात सुन रहे थे। दिन ढल के शाम हो जाती है और रात में नाव चलाना आसान नहीं था, इसलिए ये लोग एक आइलैंड पर रुक जाते हैं रात गुजारने के लिए। और फॉसेट मने मन सोचने लगती है कि इतने दिन जंगल में रहने के बाद ये कृतदास पागल हो चुकी है। इसी वजह से वो ये सब बात बोल रही थे। इसलिए ये सब बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए फॉसेट अपनी जेब से अपनी बीबी की मिली हुई एक चिट्ठी निकाल के कॉस्टिन के हाथ में देके उसे पढ़ने के लिए बोलती है। चिट्ठी पढ़ के फॉसेट को पता चलती है कि उसकी और एक बेटा हुआ है जिसका नाम है ग्रायन। और ये खबर सुन के जंगल में आने के बाद फॉसेट के चेहरे में पहली बार हंसी दिखाई देती है। और वो थोड़ा उदास भी थी क्योंकि इस टाइम वो अपनी बीवी के साथ नहीं थी। दूसरे दिन सुबह उनकी और एक साथी की मौत हो जाती है। लाश को पानी में फेंक के वो लोग आगे के लिए निकल पड़ती है। इधर खाना भी ज्यादा नहीं बची हुई थी। इसी बात पर बाकी लोग फॉसेट के ऊपर गुस्सा होती है और उसे वापस जाने के लिए बोलती है क्योंकि इतनी सी खाने में ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। लेकिन कॉस्टिन ये सब संभाल लेती है। अचानक वो इंडियन चिल्लाने लगती है क्योंकि वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है। इनकी इतने दिनों की मेहनत सफल हुई है, लेकिन वहाँ पर पहुंच के उस इंडियन की कोई पता नहीं चलती है, मानो कि वो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है। जंगल के अंदर जाते ही उन लोगों को एक सुअर दिखाई देती। इतने दिनों की भूखे रहने के बाद आज उनको भरपेट खाना मिलेगा। और फॉसेट बैठ के उस इंडियन कृतदास की बात सोचने लगती है कि उसने जो बोला था वो हकीकत में है। वो कोई पागल नहीं थे। जंगल की मिट्टी में उन लोगों को बहुत पुरानी मिट्टी की बर्तन मिलती है और उनमें एक शिवलिंग भी थी। फॉसेट को यकीन हो जाती है कि यहाँ पर काफी टाइम पहले कोई लोग रहते थे। वो लोग जंगल की ओर अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी उनके सामने एक काला शेर आ जाती है और वो लोग अपना जान बचा के वहाँ से वापस आ जाती है। अपने देश में वापस आने के बाद फॉसेट सबके लिए हीरो बन चुके थे। फॉसेट और नीना को आज एक पार्टी में इन्वाइट किया गया था, जहाँ पर फॉसेट के साथ बहुत बड़े बड़े पद के कर्मचारी भी मौजूद थे। इसी पार्टी पर फॉसेट के साथ पहली बार मुलाकात होती है एक बड़ा व्यापारी जिसका नाम है मोरिक। जंगल में जो आदिवासियों की सामान मिली थी मिट्टी से बनी हुई, इन सब बातों पर ये लोग बात करने लगते हैं। ऐसे ही पार्टी बहुत देर तक चलती है और ऐसे ही देखते देखते कुछ महीना गुजर जाती है। सन 1911 की फरवरी महीना में फॉसेट के हाथ में एक कागज लगती है। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से नीना को ये कागज मिलती है। साल थी 1753। एक पुर्तगीज सोल्जर ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर छोड़ जाती है। पुर्तगीज सोल्जर इस कागज में लिखा है कि उसे एक ऐसी शहर की खोज मिली थी जो पूरी सोने से बनी हुई थी। प्राचीन मूर्तियाँ, इंसान होने की सबूत, सब कुछ मौजूद है उस शहर में। ये सब बात जानने के बाद फॉसेट उतावला हो जाती है वहाँ पर जाने के लिए और इसीलिए वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जहाँ वो सब लोगों को इस अमेज़न जंगल की सोने से बनी हुई शहर के बारे में बताती है। ये समय इतिहास के पन्नों में उस सभ्यता के हर कोई चीज आविष्कार हो चुकी थी। इसीलिए फॉसेट इस सोने के शहर के नाम देता है जेड। कॉन्फ्रेंस में फॉसेट को हर तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है अमेज़न जंगल में बनी हुई इस सोने के शहर के बारे में और अमेज़न जंगल के अंदर रहने वाले उन आदिवासियों के लिए भी। फॉसेट की ये सब बात सुनने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में जब सब लोग फॉसेट की मजाक उड़ा रहे थे तब मोरी बोलती है कि वो फॉसेट की बातों पर सहमत है और इस ऐतिहासिक खोज में वो भी फॉसेट के साथ जाना चाहता है और मोरी फॉसेट को इस यात्रा में हर तरह की मदद भी करेंगे और इस यात्रा में कॉस्टिन भी उन लोगों के साथ है। फॉसेट की बीवी नीना हमेशा अपनी पति की साथ देते हुए आई है और वो जैक को अकेले ही बड़ा किया है और फॉसेट की बिना मौजूदगी में वो ब्राइन को भी जन्म दिया है। इस बार नीना भी फॉसेट के साथ उस जंगल में जाना चाहती है उस शहर की खोज करने के लिए और नीना ने ही ट्रिनिटी कॉलेज से इस कागज को ढूंढ के लाई है। लेकिन ये जंगल नीना के लिए कितनी खतरनाक है वो इससे बिल्कुल भी अनजान थे। नीना की जीत करने के बाद भी फॉसेट अपने साथ आने के लिए मना कर देती है। सन 1912 मई महीना तब तक फॉसेट की टीम अमेज़न के जंगल में पहुंच चुकी है। काफी घना जंगल पार करने के बाद वो लोग फिर से जाके पहुंचती है उस नदी में और पहले जैसा ही आदिवासी लोग उनके ऊपर तीर से हमला कर देती है। लेकिन फॉसेट इस बार पहले से ही तैयार होके आई है। फॉसेट अपनी साथी को टेप रिकॉर्डर में क्वीन ऑफ सोल्जर नाम की एक गाना चलाने के लिए बोलती है और वो लोग भी गाना के साथ साथ गाना गाने लगते हैं और गले से एक रुमाल निकाल के हवा में हिलाने लगते हैं और मैं हूँ बोलते हुए आदिवासियों की तरफ जाने लगते हैं। जा ही रहे थे कि तभी एक तीर आके लगती है फॉसेट के हाथ की उस डायरी में, मानो की मौत उसको छू के निकल गया।
फॉसेट जितना आदिवासियों के करीब जा रहे थे, आदिवासी के हमला भी उतना ही कम हो रहे थे। एक टाइम वो लोग फॉसेट को चारों तरफ से घेर लेती है और जंगल के अंदर लेके जाती है। बाकी सब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे और उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी वो लोग देखते कि जंगल के अंदर से कुछ आदिवासी बाहर आ रहे थे। वो लोग गोली चलाने ही वाले थे कि तभी देखते उनके पीछे फॉसेट भी है और वो लोग बाकी सबको भी जंगल के अंदर बुला लेती है। जंगल के अंदर जाके वो जो देखती है उसकी उम्मीद भी इन लोगों को नहीं थी। मॉरिस इतनी भयानक दृश्य देखने के बाद डर जाती है क्योंकि वो मांस खाने वाले आदिवासियों की कबीला थी, लेकिन वो जानवर की नहीं इंसान की मांस खाने वाली। वो लोग एक इंसान के शरीर को आग में पका रहे थे खाने के लिए। फॉसेट मोरी को समझाता है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये लोग मानते हैं मरे हुए इंसान को पका के खाने से इनकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन मोरी ये सब बात विश्वास नहीं करती है और वो बाकी लोगों को भी उसके साथ आने के लिए बोलती है, लेकिन मोरी की बात कोई भी नहीं सुनता है और वो सब लोग फॉसेट के पीछे जाने लगते हैं। फॉसेट, कोस्टिन और बाकी सब जाके आदिवासियों की सरदार से मिलते हैं। फॉसेट सरदार के बेटे को एक हार भी उपहार देती है और सोने की शहर के बारे में पूछती है। सरदार बोलती है कि हमने भी सोने की शहर की बात सुनी है, इससे ज्यादा इन्हें और कुछ मालूम नहीं है। हो सकता है कि उस सामने नदी की उस पर रहने वाले लोग इनकी कोई मदद कर सके। आधुनिक दुनिया से दूर इस अमेज़न के घने जंगल के अंदर आदिवासियों ने अपना ही एक अलग दुनिया बनाया हुआ है। शाम होने से पहले ही ये लोग इनकी जंगल से निकल जाती है और मोरी को ढूंढने लगती है। बहुत देर ढूंढने के बाद एक जंगल के बीच मोरी को नशे की हालत में गिरे हुए मिलती है और वो घायल भी थे। वो अपनों पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और नीना की भेजी हुई खाने के पैकेट खोल के वो सारे खाना अकेले ही खा लेती है। शुरू से ही वो सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। उस दिन नदी की तेज बहाव में मोरी की गलतियों की वजह से ही उन लोगों की सारी खाना पानी में गिर जाती है और मोरी के पैर में उस दिन चोट भी आई थी। घाव में इन्फेक्शन भी हो जाती है। इस हालत में मोरी को अपने साथ ले जाना उनकी सफर में और भी मुसीबत खड़ा कर सकती है, इसलिए फॉसेट एक घोड़े, कुछ खाना और एक आदमी को मोरी को लेके शहर जाने के लिए बोलती है। मोरी को लेके इतनी प्रॉब्लम में पड़नी होगी ये लोग कभी सोचा नहीं था। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाती है और एक दिन फॉसेट देखती है कि एक पत्थर की दीवार में कुछ इंसानों की चेहरे बने हुए हैं। फॉसेट समझ जाती है कि वो लोग मंजिल के पास पहुंच चुके हैं कि तभी कोस्टिन चिल्लाकर फॉसेट को अपने पास बुला लेती है और बताती है कि उनके पास और ज्यादा खाना नहीं बचा है। जितना खाना उनके पास बचा है वो ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता चल सकता है। जिसकी जान बचाने के लिए ये लोग अपना बचा हुआ घोड़े और खाना भी उसको दे के घर भेज दिया। वही मोरिन जाने से पहले इनके खाने पर तेल डाल के चला गया ताकि पूरा खाना नष्ट हो जाए। मोरिन की इस हरकत की वजह से डेस्टिनी के इतने पास आते हुए भी फॉसेट को खाली हाथ अपना देश वापस लौटना पड़ता है। फॉसेट घर लौट आता है। ब्रायन और जैक भी काफी बड़ा हो चुकी है। फॉसेट की गैर मौजूदगी में नीना ने उन दोनों की अच्छी से परवरिश भी की है। अगले दिन फॉसेट जियोग्राफिकल सोसाइटी पे जाती है। वहाँ जाके फॉसेट को पता चलती है कि मोरी भी आज सुबह ही घर लौट के आई है। अगर फॉसेट और उसकी टीम मोरी को सही सलामत घर ना भेजा होता तो मोरी आज जिंदा नहीं होती, लेकिन मोरी उन लोगों को धन्यवाद कहना तो दूर की बात है, उल्टा उनके ऊपर ही आरोप लगा देती है कि वो लोग मोरी को जंगल में अकेला छोड़ के आ गए थे और सोने का शहर का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। मोरी कहती है कि ये लोग आदिवासियों के साथ खेल कूद करके अपना समय बर्बाद कर रही है और जियोग्राफिकल सोसाइटी की पैसा भी नष्ट कर रही है और इसी बात के लिए सोसाइटी के सबके सामने मोरी से फॉसेट को माफी मांगनी होगी और इस वक्त नीना को भी यहाँ पर मौजूद होना होगा। फॉसेट भी सबको बताती है कि अपने मकसद में नाकाम होने की वजह सिर्फ मोरी है और वो उन लोगों के खाने को कैसे फेरापिन तेल डाल के नष्ट कर दिया था। मोरी बोलती है कि ये सब बात झूठी है और फॉसेट को उनसे माफी मांगने के लिए बोलती है। फॉसेट भी माफी मांग लेती है, लेकिन मोरी से नहीं, अपनी साथियों से, और कहती है कि हमें मोरी के साथ छोड़ना ही अच्छा है। और ये बोल के फॉसेट और उनके बाकी साथी ने जियोग्राफिकल हिस्ट्री को इस्तीफा देकर वहाँ से निकल जाती है। घर आके फॉसेट को पता चलती है कि युद्ध के मैदान से उसके लिए चिट्ठी आई है, मतलब अब उसे युद्ध में जाना होगा। जैक भी अभी काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन वो अपने पिता के साथ काफी टाइम नहीं बिता सकते हैं और अभी उसके पिता की नाकामी के कारण से हर जगह तानाशाही सुनते सुनते वो भी थक चुके हैं। और इस बार जैक भी अपने पिता के साथ सोने की शहर की खोज में जाना चाहती है और वो अपने पिता के साथ उस खोज में जाने के लिए अपनी माँ नीना से परमिशन मांगती है और नीना जाने के लिए परमिशन दे देती है। जैक सोचा था कि कोस्टिन भी इस अभियान में उनके साथ होंगे, लेकिन कोस्टिन ने शादी कर ली और उसकी फैमिली भी है, इसलिए कोस्टिन अभी उनकी साथ इस अभियान में साथ नहीं दे सकता है। फिर पूरी तैयारी के साथ एक साल बाद 1926 में फॉसेट एक कॉन्फ्रेंस में ऐलान करती है
कि वो फिर से उस अमेज़न जंगल की सोने की शहर की खोज में फिर से यात्रा शुरू करेंगे और इस यात्रा में उसके साथ होगी उसके अपने बेटे जैक। फॉसेट कॉन्फ्रेंस बुलाया था ताकि इस यात्रा में उसे मदद मिल सके। यहाँ पर अमेरिकन न्यूज़पेपर, जियोग्राफिकल सोसाइटी जैसे बड़े बड़े कंपनियां ऐसे हिस्ट्रिकल खोज में पैसे लगाकर मदद करती है। जियोग्राफिकल सोसाइटी की तरफ से सबसे बड़ा पुरस्कार गोल्ड मेडल देके फॉसेट को सम्मानित किया जाता है। जिंदगी में इतनी मेहनत करने के बाद फॉसेट को आज सही सम्मान और सही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फॉसेट अपनी जेब से एक कंपास निकलती है और जियोग्राफिकल सोसाइटी की चेयरमैन को बोलती है, मैं 20 सालों से इस कंपास को अपने पास रखा हूँ। मैं अगर वहाँ पर पहुँच गया और सोने के शहर की खोज कर दी और मैं वापस नहीं आ पाया तो मैं उसकी प्रमाण स्वरूप इस कंपास को आपके पास भेज दूंगा। नीना और ब्रायन को बाय बोलकर फॉसेट निकल पड़ती है अपनी मंजिल की तरफ अपने बेटे जैक के साथ। इस बार की यात्रा में लाखों लोगों ने फॉसेट की साथ दी। आम आदमियों के मन में भी उस सोने की शहर को लेके आशाएं और उम्मीद जाग उठी है। उस सोने की शहर जेट की सपना अब अकेली फॉसेट की नहीं रही, वो लाखों लोगों की सपना बन चुकी है। सन 1925 अमेज़न जंगल के अंदर फॉसेट अपने बेटे जैक के साथ कठिनाइयों से भरे रास्ते पार कर रहे थे। पहली बार जिस जगह पे उन लोगों ने ओपेरा गीत सुनी थी, आज वो जगह पूरी खाली है और वो सब कुछ अपने बेटे जैक को दिखाती है। और फॉसेट नीना को एक चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी में फॉसेट नीना को बताती है कि सोने की शहर जेट में पहुंचने से पहले वो इसकी आखिरी चिट्ठी हो सकती है। लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ पर आके एक इंडियन आदिवासी कबीले के साथ फॉसेट की परिचय होती है। इन आदिवासियों के पास से बहुत जानकारी मिली है, वो लोग बोलती है। और थोड़ी देर बाद ही एक गुफा मिलेगी और गुफा के पास एक बड़ा पत्थर है जो इंसान और घोड़े की तस्वीरों से भरी हुई है। हो सकता है कि इस पत्थर ही इस शहर में घुसने की मेन प्रवेश द्वार है। इस कबीले की प्रधान मुखिया बहुत ही दिल का अच्छा है और वो फॉसेट को याद दिलाता है कि आखिरकार हम सब इंसान एक ही है, हम लोग एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। फॉसेट ये सब कुछ चिट्ठी में लिख के नीना के लिए भेज देती है। उसके बाद ये सब लोग घना जंगल को पार करके आगे बढ़ते रहते हैं। फिर अचानक वो सब लोग रुक जाते हैं क्योंकि सामने से दूसरी एक कबीलों के आदिवासी लोग हथियार लेके उनकी तरफ आ रहे थे। फॉसेट सबको शांत रहने के लिए बोलती है। आदिवासियों के साथ कैसे पेश आते हैं इसकी तरीका फॉसेट जानती है। पहली यात्रा में फॉसेट जो रुमाल दिखाकर बात करने की कोशिश की थी, इस बार भी वो वही करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो तरकीब यहाँ पर काम नहीं करती है। आदिवासी इनको पकड़ने की कोशिश करती है और इनकी पीछा करती है। जान बचाकर फॉसेट और जैक भागने लगती है। वो भागते भागते जाके दूसरे एक कबीले के सामने पड़ जाती है। जो कबीला इसको पीछा कर रही थी, वो कबीला इस कबीले को देख के वहाँ से भाग जाती है। फिर ये लोग फॉसेट और जैक को पकड़ के अपने साथ अपने कबीलों में लेके जाती है। फॉसेट जैक को यकीन दिलाता है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, उन लोगों की इतनी दिनों की मेहनत ऐसे ही बेकार में नहीं जाएगा। और उस कबीले की मुखिया बोलती है कि ये क्रिश्चियन हमारा बरादरी का नहीं है, इन दोनों की आत्मा की मुक्ति हमें ही देनी होगी। फिर शाम होते ही उन दोनों को एक नदी के पास लेके बिठा देती है और उन दोनों को कटोरी में कुछ पीने के लिए देती है। और चारों तरफ से इन कबीलों के लोगों ने जैक और फॉसेट को घेर रखे थे। जैक फॉसेट से पूछते हैं कि ये लोग आज हमें यहाँ पर मारने वाले हैं। इसकी जवाब में फॉसेट बताती है कि जिंदगी एक रहस्य है, यहाँ पर बहुत कुछ है जिनसे हम बिल्कुल अनजान हैं। हम लोगों ने जिंदगी में जो कुछ देखा वो आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बाद फॉसेट और जैक बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उन दोनों को ले जाया जाता है आग में जलाने के लिए। इसके बाद काफी साल गुजर जाती है, लेकिन जैक और फॉसेट की कोई पता नहीं चलता है। नीना की तरफ से बार बार उस जंगल में इन दोनों को खोजने की भी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन उनकी कोई पता नहीं चला। नीना जियोग्राफिकल सोसाइटी की चेयरमैन के साथ मुलाकात करती है। चेयरमैन बताती है कि एक ब्राजीलियन उनसे मिलने आया था और उसने बताया कि जैक और फॉसेट वहाँ के आदिवासियों के साथ रह रहे हैं और एक कंपास भेजा है चेयरमैन को देने के लिए। और चिट्ठी में लिखा है कि इस कंपास को देख के चेयरमैन खुद ही समझ जाएगा। नीना को कभी भी विश्वास नहीं था कि जैक और फॉसेट कभी वापस नहीं लौटेगा। उसे उम्मीद है कि उसकी पाती जितना ही दूर क्यों ना हो, आखिरकार वो लौट कर जरूर आएगा। और काफी साल गुजर जाने के बाद एक दिन नीना की मौत हो जाती है, लेकिन आखिरी सांस तक उसे ये उम्मीद थी कि उसकी पति और बेटे जरूर लौट कर आएंगे। उन दोनों की लापता होने की बात लोगों में काफी चर्चा होने लगती है। किसी को लगता है कि उन दोनों को सोने की शहर की खोज मिल
गई है और वो लोग इतना ही लालची हो गए हैं कि वह से वापस ही आना नहीं चाहते हैं। किसी को लगता है कि उन आदिवासियों ने उन दोनों को वहीं पर खत्म कर दिया होगा। इसके बाद काफी सारे रिसर्च टीम उस अमेज़न जंगल की खोज करने में हर हिस्से में जाती है और हर टीम को अलग अलग रहस्य की पता चलती है। रिसर्च टीमों को अमेज़न जंगल में खेतीबाड़ी का भी प्रमाण मिलता है और अमेज़न जंगल अब उन्नति हो चुकी है, वह बहुत तरक्की कर चुकी है, वो आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल भी वहाँ पर चालू हो चुकी है। हो सकता है फॉसेट के लिए यही वो सोने का शहर था जिसका नाम दिया था उसने जेट। खूबसूरती, यहाँ की डिजाइन, यहाँ के रास्ते और यहाँ रहने वाली वो आदिवासी, इस अमेज़न जंगल के सब कुछ बाकी सब चीजों से अलग था। हो सकता है इसीलिए फॉसेट ने इस शहर का नाम दिया था द लास्ट सिटी ऑफ जेट। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कहानी अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे के लिए और भी खूबसूरत कहानी आप लोगों के लिए पेश कर सकूं।